भाषा अलग भेष अलग फिर भी मन के भाव है एक संघर्ष में भी साथ खड़ा यही तो है भारत एक। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों, आज हम बीपीएससी मेंस के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक टॉपिक से संबंधित निबंध पर चर्चा करेंगे जिसकी पूछे जाने की संभावना काफ़ी हद तक बनती है। यदि आयोग किसी सांस्कृतिक टॉपिक से रिलेटेड अर्थात निबंध आपसे पूछना चाहा तो यह टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर यह टॉपिक क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है आयोग के लिए। तो पहला रीजन है कि यह ना एक चर्चित और राष्ट्रीय एक प्रकार से आयोजन है। आप इसे सिर्फ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही मत देखिए, इसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा नहीं रहा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी ना बखूबी खूब ज़्यादा चर्चा रही। इसलिए ना यह एक बहुत बड़ा रीजन है इस टॉपिक से रिलेटेड निबंध पूछने की। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक नेतृत्व से जुड़ा हुआ यह टॉपिक है। इसलिए आप इस टॉपिक को जरूर कर जाएंगे। आप इसे सिर्फ एक निबंध के दृष्टिकोण से ही ना पढ़ के जाएं, हो सकता है जीएस के करंट वाले टॉपिक में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। चलिए मैं एक ना आपको एग्जाम्पल बता देता हूं कि इससे एक करंट का क्वेश्चन कैसे बन सकता है। आप इस चीज को ना बखूबी 1-2 मिनट बैठ के जरूर सोचिएगा। देखिए, करंट का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, भारत की सॉफ्ट पावर का प्रतीक है, विश्लेषण करिए। इस तरीके की यदि लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ गया 38 नंबर में, तो आप इसके माध्यम से ना निबंध तो आप कर ही लेंगे। आप इसके आधार पे अगर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको बताया, तो इसी से आप ना एक अच्छा आंसर भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग काफ़ी बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे और सारा डायमेंशंस को देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। मतलब जितना डायमेंशन इसके अंतर्गत आ सकता है हमने उसे समाहित करने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं, जहां पर आपको पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ना आप देखेंगे कि यह एक प्रकार से भारत की आत्मा का ना सजीव एक प्रकार से वर्णन करने का काम करता है। अर्थात सजीव रूप से ना भारत को आध्यात्मिक गुरु के रूप में दिखाने का मतलब काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं भूमिका से। देखिए, भूमिका में ना पहले कुछ अच्छी लाइन, जैसे देखिए, जहाँ गंगा की धार आत्मा को छूती है वहीं हर डुबकी में भारत की संस्कृति मुस्कुराती है। अब देखिए इसका तात्पर्य क्या हुआ। देखिए, जब गंगा में डुबकी लगाता है ना, तो उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके अंदर ना कुछ ऐसा पवित्र हो गया, जैसे वह ना उसकी आत्मा बिल्कुल पवित्र हो गई है। और इस प्रकार से वह प्रत्येक डुबकी में ना ऐसा भाव और ऐसा एहसास अपने अंदर महसूस करता है जैसे उसकी आत्मा ना बिल्कुल मुस्कुरा उठी। और फिर इसे बताने के बाद हम लोग पैरा चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे कि भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि वह सांस्कृतिक सोच है जो सदियों से दुनिया को रास्ता दिखाती रही है। अब देखिए कैसे रास्ता दिखाती रही है। तो देखिए, भारत वो देश है जिसने दुनिया को योग, ध्यान, अहिंसा और शांति सिखाई। आप देखेंगे कि भारत ना दुनिया को शांति का मार्ग सिखाने का प्रशस्त किया। भारत कभी भी हथियारों के बदौलत नहीं, बल्कि सोच के माध्यम से दुनिया को जीतने का प्रयास किया, शांति के मार्ग से दुनिया को समझाने का प्रयास किया। भारत की यही पहचान जब संगम पर तट पर दिखती है तो वह महाकुंभ बन जाती है। और फिर आप लिखेंगे कि आस्था का अनोखा मेल, सेवा का जीता जागता उदाहरण और संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय संवाद। हाल ही में प्रयागराज में हुआ महाकुंभ 2025 सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं रहा, यह भारत की सांस्कृतिक ताकत और आध्यात्मिक सोच को पूरी दुनिया के सामने लाने वाला मौका बन गया। आप देखिएगा कि महाकुंभ सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक प्रकार से ना आध्यात्मिक उत्सव के रूप में है। आप देखेंगे कि भारत की जो नदियां हैं ना, उसमें आस्था बहती है। आप विभिन्न भारत के घाटों पर चले जाइए, जैसे बनारस में, चाहे प्रयागराज में, आप देखेंगे ना कि वहाँ ना भारत की संस्कृतियाँ ना झलकती हुई दिखती है। मतलब उसे आप एहसास करते हैं। आप जब वहाँ डुबकी लगाते हैं गंगा में, तो आपका मतलब एहसास ना एक अलग तरीके का होता है। मतलब महाकुंभ 2025 ने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि एक ना आध्यात्मिक अनुभव है। और फिर पैरा आप चेंज करेंगे और लिखेंगे
कि जहां एक ओर श्रद्धालु करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते रहें, वहीं दूसरी ओर भारत ने इस मंच का उपयोग दुनिया को अपने विचारों, सहनशीलता और बातचीत पर आधारित नेतृत्व से परिचित कराने के लिए किया। अब देखिए कैसे किया, तो आप इस चीज़ को ना ऐसे समझिए। देखिए भारत कि जो आप देखेंगे ना भारत के मतलब सांस्कृतिक चीज़ों को, तो आप इसको समझने का प्रयास करिए कि हमारी सांस्कृतिक जड़ें ना कितनी ज़्यादा गहरी है और हमारी सोच कितनी ऊंची है। आप देखेंगे हम किसी भी तरीके के विवाद पर शांति, प्रेम और संवाद से हम लोगों ने संदेश देने का काम करते हैं दुनिया को। और महाकुंभ भी ऐसा मंच बनाने का काम किया जहां हमारी और हमारी भारत की आवाज़ को मतलब एक प्रकार से वैश्विक पटल पर गुजारने का मतलब काम किया, अर्थात दुनिया को ना हमारी संस्कृति को समझने और जुड़ने का ना मौका देने का काम किया। और फिर आप लिखेंगे कि जहां विश्व ने सिर झुकाया संस्कृति के द्वार, भारत ने प्रेम से खोले संवाद के द्वार। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। देखिए जब दुनिया भारत की संस्कृति को सम्मान करती है ना, अर्थात सम्मान देती है, तो भारत बदले में ना उसे प्रेम से, सहिष्णुता से, करुणा से मतलब उससे ना संवाद करने का प्रयास करता है। हम ना मतलब हम भारतीय किसी पर अपनी बात को थोपने के लिए नहीं जाने जाते हैं, बल्कि हम ना उसे एक प्रेम के मार्ग से मतलब क्या बोलते हैं, करुणा के माध्यम से हम उसे समझाकर और तब उसका मतलब जिस चीज़ के भी मतलब काम हो करवाना, हम उसका मार्ग प्रशस्त करने का काम करते हैं। फिर आप पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि कुंभ 2025 की खासियत रही कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी 150 से ज़्यादा देशों के मेहमानों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने इसे ग्लोबल स्पिरिचुअल फेस्टिवल का रूप दे दिया। अब देखिए इसको समझिए। आप देखेंगे कि जब महाकुंभ का प्रयागराज में आयोजन हुआ, तो आप देखेंगे कि विभिन्न देशों का मतलब 150 प्लस देशों के लोगों ने यहाँ पर आकर यहाँ की संस्कृतियों को समझने का प्रयास किया। आप देखेंगे कि यह एक ऐसा आयोजन बन गया जहाँ हर रंग, हर भाषा एक ही श्रद्धा में ना देखने को मतलब मिलता था। अर्थात इसे आप कह सकते हैं एक ग्लोबल स्पिरिचुअल फेस्टिवल के रूप में इसे आप मान सकते हैं। फिर आप बताएंगे कि यह भारत की सॉफ्ट पावर का ऐसा उदाहरण बना जिसमें गंगा आरती, योग, आयुर्वेद, संतों की बात, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंच और डिजिटल दर्शन जैसी कई गतिविधियां शामिल रही। अब देखिए सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है, तो सॉफ्ट पावर का मतलब समझिए। देखिए सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि ना आप बिना किसी लड़ाई के किसी का दिल जीत लेना, जैसे योग से, संगीत, भाषा, परंपरा से लोगों को जोड़ना। मतलब हम ना मतलब हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा रही है कि हम ना प्रेम से किसी को जीतने का प्रयास करते हैं, लड़ाई और झगड़े के बदौलत नहीं। मतलब भारत की यही सबसे बड़ी ताकत है जो प्रेम से लोगों को खींचती है। मतलब हमारी ताकत ना हथियार नहीं है, बल्कि हमारी ताकत ना विचार है, और विचारों के माध्यम से हमने प्राचीन काल में भी दुनिया को प्रभावित करने का काम किया और वर्तमान में भी करते हैं, और भविष्य में भी हमारी ना विचार ही सबसे बड़ी ताकत है। कहते हैं ना कि विचार व्यक्ति का सबसे बड़ी ताकत है, और भारत उसको बखूबी अपनाने का काम करता है। फिर आप पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि कुंभ इंटरनेशनल विलेज के जरिए भारत ने दुनिया के मीडिया को सीधा जोड़ा और धार्मिक यात्रा व संस्कृति को नई पहचान दी। अब देखिए कैसे पहचान दी। अब देखिए आप देखेंगे कि एक प्रकार से कुंभ इंटरनेशनल मीडिया विलेज क्या है, मतलब एक ऐसा जगह है जहां देश विदेश से आए पत्रकारों के लिए रहने के लिए इंतजाम किया गया था। क्यों इंतजाम किया गया था? क्योंकि वह वहां रहकर हमारी झलक को ना मतलब हमारी संस्कृति को दुनिया को दिखा सकें और वह बता सकें कि भारत सिर्फ एक विकास के मार्ग पर प्रशस्त होने वाला ही देश नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से इतना उच्चतर देश है जो दुनिया को काफ़ी ज़्यादा कुछ सिखा सकता है। और यह भारत की तरफ से मीडिया के लिए एक प्रकार से खुला दरवाज़ा था कुंभ इंटरनेशनल मीडिया विलेज। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। क्यों? ताकि हमारी संस्कृति ना पूरी दुनिया सीधे लाइव देख सके। और अब फिर बताएंगे साथ ही डिजिटल जानकारी, वर्चुअल दर्शन और कई भाषाओं में सेवा जैसी नई कोशिशों ने इस तकनीक के रूप में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया। अब देखिए वर्चुअल दर्शन क्या होता है, वैसे आपको बखूबी पता होगा, बट समझिए वर्चुअल का मतलब क्या होता है। मतलब जब आप घर बैठे अपने मोबाइल पर या टीवी पर, लैपटॉप पे, किसी भी चीज़ पे जब वहाँ लाइव पूजा और आरती को देखते हैं ना, यही वर्चुअल दर्शन होता है। मतलब
कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैसे नहीं है, बेचारे के पास, जिसके पास साधन नहीं है वो जाने का, तो वह ना वर्चुअल इसका दर्शन कर सकता है और आस्था उसकी भी पूरा हो सकती है। भले ही वह यथार्थ स्थल पे वहां नहीं गया, लेकिन विचार स्थल पे जरूर देख लिया। देखिए, किसी भी चीज को ना व्यक्ति दो स्तर पे करता है, एक विचार के स्तर पे और दूसरा यथार्थ के स्तर पे। देखिए, जब हम एक लाइन, मैं एक चीज बताता हूं आपको, जब इंसान के अंदर परिवर्तन होता है ना, तो यथार्थ स्तर पे पहले नहीं होता है, पहला परिवर्तन ना विचार के स्तर पे होता है। एक एग्जाम्पल से एक और समझ लीजिए कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो अचानक वह परिवर्तित नहीं हो गए, वो विचार के स्तर पे ना बहुत पहले से उस उनके अंदर परिवर्तन हो रहा था। जब उनकी शादी नहीं हुई थी, जब वो बचपन में थे, तभी उनके अंदर ना परिवर्तन, मतलब एक प्रकार से ना वो घूम रहा था, मतलब बन रहा था। वही परिवर्तन जब एक प्रकार से पूरा पूर्णता में आ गई तो यथार्थ स्थल पे बदलकर महात्मा बुद्ध ना एक प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर और राजकुमार से ना सन्यासी के रूप में परिवर्तित हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिसके पास साधन नहीं है वह ना विचार के स्तर पे भी वर्चुअल दर्शन के माध्यम से अपनी आस्था को पूरी कर सकता है। फिर देखिए, पैरा चेंज करेंगे और क्या लिखेंगे कि डिजिटल इंडिया की पहल के अंतर्गत ऐप आधारित सूचना प्रणाली, ड्रोन मॉनिटरिंग, ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर, वर्चुअल दर्शन जैसी प्रयोगों ने यह दिखाया कि भारत अब केवल परंपरा का वाहक नहीं बल्कि नवाचार और तकनीक का पथ प्रदर्शक भी है। अब देखिए कैसे, अब देखिए इस बार का आप देखेंगे तो तकनीक का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ और इतनी ज़्यादा मतलब लोग वहाँ जुटे, जिसका कहने का मतलब कि कुछ असावधानियां भी बरती गई, बट बाद में हम लोग इसे देखेंगे, मतलब निबंध के जब हम लोग अंत करेंगे उस समय थोड़ा वो भी देख लेंगे। अभी हम लोग समझते हैं कि आप देखेंगे कि जब बड़े पैमाने पर तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जैसे कुंभ में देखिए ड्रोन से निगरानी किया जाता था, ट्रैफिक कंट्रोल एक प्रकार से इसके लिए स्पेशल बनाया गया था। आप देखेंगे ना कि तकनीक के इस्तेमाल करके ना इसको ना एक प्रकार से बेहतर रूप से व्यवस्थित करने का मतलब प्रयास किया। मतलब भारत ने अपनी तकनीक से भी दुनिया को यह दर्शाया कि भारत सिर्फ एक आध्यात्मिक और धार्मिक देश ही नहीं बल्कि आज तकनीक और नवाचार के मार्ग में भी मतलब आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में वह विश्व का पथ प्रदर्शक भी साबित होगा। फिर आप पैरा चेंज करेंगे और बताएंगे कि इस आयोजन में, देखिए मैं अलग अलग डायमेंशन से बता रहा हूं, आप जब एग्जाम में लिखेंगे ना तो इतने सारे डायमेंशनों का प्रयोग करेंगे तभी आप 75-80 नंबर तक जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस आयोजन में महिला संतों की भागीदारी, महिला स्वयंसेवक और सुरक्षा बलों की सक्रिय भूमिका ने यह दिखाया कि भारतीय संस्कृति में अब नारी सहभागिता केवल दर्शक नहीं, नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रही है। अब देखिए, आप कुछ मतलब पहले चले जाइए, ज़्यादा नहीं 10-20 साल। देखिए, कुंभ का आयोजन 12 साल पे होता है, आपको भी पता है। यह 4 जगहों पे होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो आप देखेंगे कि इस बार आपको ना नयापन देखने को मिला होगा महिला संतों के रूप में। मतलब बड़े पैमाने पर जब आप देखेंगे टीवी में तो आप देखेंगे कि मतलब विदेशों से भी वैसी महिला मतलब सन्यासी देखने को मिला जो इसमें ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम किया। मतलब पहले जहां जहां महिलाएं सिर्फ दर्शन करने आती थी, मतलब दर्शनार्थी होती थी, अब देखेंगे वो संत के रूप में, स्वयं सेवक के रूप में, सुरक्षा कर्मी के मतलब रूप में यहाँ पर देखने को आपको मिले। मतलब जहाँ उन्होंने, आप देखेंगे कि पहले सिर्फ ना एक प्रकार से उनकी भूमिका घूमने और देखने में होती थी, लेकिन आज वो उन्होंने एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाने का काम किया। अब वह नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आ रही है। मतलब यह बताता है कि हमारी संस्कृति में अब नारी सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि अब एक मुख्य किरदार के रूप में बनकर उभर रही है। और नारी वंदन अधिनियम इसी का एक मतलब जीता जागता उदाहरण बनते जा रहा है, जहां संसद में ना 33% महिलाओं को आरक्षण मिलने जा रहा है। भले ही उसका लाभ 2029 से प्राप्त हो, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता तो तैयार हो ही रहा है। और अब महिलाएं ना हर सेक्टर में, चाहे वह सांस्कृतिक उत्सव हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, हर जगह आपको ना मुख्य किरदार के रूप में देखने को आपको जरूर मिलेगी। और आने वाला फ्यूचर उन्हें और ज़्यादा आगे बढ़ने का मार्ग मतलब दिखाएगी। फिर आप लिखेंगे कि भारत ने न केवल बड़े देशों को बुलाया बल्कि छोटे और विकासशील देशों को भी बराबरी से एक प्रकार से मंच दिया। गांव से आए संतों, जनजातीय समूहों की भागीदारी ने यह बताया कि भारत की संस्कृति सिर्फ दिखावे में भी नहीं बल्कि सादगी में भी है। अब देखिए कैसे मतलब हमारी सादगी में है। अब देखिए एक और चीज़ देख लीजिए कि इस आयोजन ने भारत की विविधता को दुनिया के सामने एकता के रूप में पेश किया। अब देखिए कैसे किया, तो अब देखिए जब महाकुंभ
यदि आप गए होंगे, नहीं तो आप मीडिया के माध्यम से जब उसे आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आप इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि देश का कोना-कोना से लोग मतलब अलग-अलग पहनावा, अलग-अलग भाषा, अलग-अलग रीति-रिवाज भले ही उनको हो, लेकिन कुंभ में ना एक साथ वो देखने को मतलब मिल रहे थे। आप देखेंगे कि वहाँ सभी एक ही रंग में मतलब रंगे होते थे। कहते हैं ना कि जैसे कि हरा रंग में तो सब लोग हरे रंग में ही है, गेरुआ रंग तो हर सब लोग गेरुआ रंग में ही है। मतलब भक्ति का रंग आप इसे कहिए, मतलब भक्ति के रंग में चाहे कोई हो, कहीं के भी हो, किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म मतलब धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, कोई भी पहनावा हो, सब भक्ति, श्रद्धा और अपनापन के रंग में ना रंगे हुए दिख रहे थे। मतलब महाकुंभ यह दिखाता है कि भारत में विविधता कोई दीवार नहीं, बल्कि एक ऐसा पुल है जो सबको जोड़ता है। जैसे आप एक नदी के बीच में जब आप पुल बनाते हैं, तो दोनों किनारे भले ही अलग होते हैं, लेकिन जो पुल बनता है और दोनों किनारों को जो जोड़ने का काम करता है, तो यही भूमिका ना हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक उत्सव जो होता है जैसे महाकुंभ, यह मतलब एक प्रकार से जोड़ने का काम करता है पूरे भारतीयों को पुल की तरह। अब इसे एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही मत लीजिए, यह आने वाले समय में ना पूरे विश्व को जोड़ने का काम करेगा, एक प्रकार से दो किनारों को जैसे पुल जोड़ता है। फिर आप बताएंगे कि यह नेतृत्व न तो किसी प्रतियोगिता के लिए है, न प्रचार के लिए, यह सिर्फ शांति और सोच मतलब फैलाता है। यही कारण है कि आज दुनिया भारत की मतलब और सिर्फ कारोबार के लिए नहीं, बल्कि रास्ते जानने के लिए भी देख रही है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए। अब देखिए भारत को सिर्फ आप एक मतलब एक बिजनेस व्यापार की तरह भी आप नहीं देख सकते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है ना उसके मूल्यों में है, इसकी योग में है, इसकी शांति के मार्ग में है। और दुनिया ना यही चीज़ मतलब भारत के अंदर देखने का मतलब प्रयास करती है। आप इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत सिर्फ समस्याओं को देखने का काम नहीं करता, बल्कि भारत के पास हर समस्याओं का ना समाधान भी है। और भारत से ना एक प्रकार से विश्व को जीवन जीने का मतलब ना मार्ग भी सीखने का मतलब मौका मिलता है। और इस उत्सव के माध्यम से ना मिला है कि कैसे विविधता में भी एकता को तलाशा जा सकता है। तो चलिए पैरा फिर चेंज करते हैं, और फिर पैरा चेंज करके क्या लिखेंगे कि महाकुंभ 2025 भारत की आर्थिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाने वाला आयोजन बना। 27,000 करोड़ से ज्यादा के खर्च में यात्रा, सड़क, साफ सफाई, लोक कला और रोजगार को बढ़ावा मिला। लाखों लोगों को काम मिला और स्थानीय चीज़ों को दुनिया तक पहुंच मिली। अब देखेंगे आपकी इस आयोजन में ना 27,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ। आप कहेंगे कैसे इतना इन्वेस्टमेंट हुआ? तो सड़कें बनी, सफाई के लिए पैसे मतलब पास हुए, लोक कलाओं के लिए मंच मिला, लाखों लोगों को रोजगार मिला। कितने लोग इसमें लगे हुए थे। आप देखेंगे वहाँ पे स्थानीय जो व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन थे, उनका दुकान, उनका मतलब जो हस्तशिल्प मतलब जितने भी तरीके की चीज़ें उनकी बिकी, एक प्रकार से वहाँ से ना दुनिया मतलब विश्व के कोने कोने तक पहुँचा। और इसका एक प्रकार से खर्च के तौर पे यदि ऐसा देखा गया तो लगभग 27,000 करोड़ से ज़्यादा मतलब पैसे इस पे इन्वेस्ट किया गया। और फिर आप बताएंगे कि आप ग्रीन कुंभ के विचार के तहत प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र, सौर ऊर्जा और जैविक सफाई जैसे प्रयासों से यह आयोजन पर्यावरण के लिए भी एक प्रकार से मिसाल बना। अब देखिए ग्रीन कुंभ का मतलब क्या है? देखिए ग्रीन कुंभ कहने का मतलब आप बखूबी जानते हैं कि इस बार आप देखेंगे प्लास्टिक का इस्तेमाल ना बंद कर दिया गया। सौर ऊर्जा और जैविक सफाई को वहाँ पर देखेंगे बढ़ावा देने का मतलब प्रयास किया गया। आप देखेंगे घाटों को साफ, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर मतलब प्रयास किया गया। एक शब्दों में यदि ग्रीन कुंभ को आप समझने का प्रयास करेंगे तो आस्था के साथ ना प्रकृति की भी रक्षा होनी चाहिए। इसका मतलब यही है, मतलब यह एक ऐसा प्रयास बना जो आस्था और पर्यावरण दोनों के लिए ना मिसाल बन गया। और फिर पैरा चेंज करके आप बताएंगे कि सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत ने इस आयोजन से पूरी दुनिया को बताया कि उसका आध्यात्मिक नेतृत्व सिर्फ मंत्र बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सबको साथ लेकर चलने वाली सोच से जुड़ा है। अब देखिए कैसे भारत ने यह दिखा दिया कि भारत सिर्फ सपेरों का देश नहीं है। पहले अंग्रेज लोग क्या बोलते थे कि भारत न सपेरों का देश है, तो भारत सिर्फ सपेरों और मंत्र पढ़ने वाले का देश नहीं है, बल्कि भारत वैसा देश है जो हमेशा दूसरों के साथ लेकर चलने, जोड़ने और ना लोगों को चाहे दुनिया को ना सुधारने में और समझाने में विश्वास करता है। यह इसकी थॉट है। मतलब हमारा अध्यात्म केवल मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारा जो अध्यात्म है ना जीवन की हर गली, हर मोड़ पे फैला हुआ है। और इस तथ्य से भारत ने दुनिया को ना अवगत कराने का प्रयास भी काफ़ी हद तक किया।
और फिर आप बताएंगे पैरा चेंज करके कि G20 की सफल अध्यक्षता के बाद, देखिए भारत ने G20 की जब अध्यक्षता की तो उसके बाद कुंभ 2025 जैसे आयोजन ने यह स्पष्ट किया कि भारत केवल आर्थिक या रणनीतिक मंचों पर ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व में भी विश्व का भरोसेमंद मार्गदर्शक बन चुका है। अब देखिए G20 अर्थात जब G20 की भारत को जब अध्यक्षता मिली तो भारत को ना आर्थिक मंच पर यह ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाने का प्रयास किया, अर्थात वैश्विक स्तर पे ना काफ़ी एक प्रकार से ना इसका बेहतर पहचान दिलाने का काम किया। लेकिन महाकुंभ ने यह साबित किया कि भारत संस्कृति और आत्मा के स्तर पर भी दुनिया का मार्गदर्शक बन सकता है, दुनिया का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कहते हैं कि ना भारत सिर्फ बोलता नहीं है बल्कि दिखा कर करता है, और यह दुनिया को आने वाले समय में मार्ग प्रदर्शक बन के मार्ग प्रदर्शक अर्थात पथ प्रदर्शक बनकर राह दिखाने का भी काम करेगा। फिर पैरा आप चेंज करेंगे और लिखेंगे कि हालांकि महाकुंभ 2025 में भारत ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की, लेकिन कुछ पहलुओं पर सुधार की गुंजाइश रही। आयोजन की भव्यता के बीच कुछ स्थानों पर भीड़ प्रबंधन और स्वच्छता को लेकर आलोचना भी हुई। आप मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ में या आप वहाँ गए होंगे तो देखे होंगे कि देखिए कुछ असावधानियां जरूर हुई, लेकिन जब इतने बड़े पर आयोजन होता है तो थोड़ा बहुत गलती होने का चांस रहता है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि गलती बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि एक आदमी का भी यदि जीवन जाता है तो कहीं ना कहीं जब उसके परिवारों की मतलब एहसासों को फील करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, चाहे कितना भी बड़ा आयोजन हो किसी की जान नहीं जाना चाहिए। मतलब आपका मैनेजमेंट इस स्तर का होना चाहिए जिससे किसी को भी नुकसान नहीं हो। फिर उसके बाद लिखेंगे कि साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संवाद को और अधिक व्यवस्थित बनाने की संभावना रही, किंतु इन सीमाओं को भारत ने नकारा नहीं बल्कि उन्हें सीख और सुधार का अवसर माना। कहते हैं ना कि व्यक्ति अगर किसी बड़ा आयोजन करता है और जब उसमें कुछ ऐसी मतलब दुर्घटना या कुछ ऐसी असावधानियां हो जाती है तो क्या है, उसे स्वीकारना चाहिए और उसे स्वीकार करना, उसे सीख लेना चाहिए और उस सीख को ना नेक्स्ट जब आगे करते हैं ना तो उसको ना बेहतर तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात आपका ना एक प्रकार से जो असावधानियां बरती गई उससे ना आप सीख और उसको ना सुधार का अवसर मानकर आप चलिए। आप फिर बताएंगे कि जो मूल्य कभी न झुके वही भारत की राह, जो आदर्शों पे खड़ा रहा वही भारत की पहचान। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए भारत ने हमेशा अपने सिद्धांतों और आदर्शों पे डटे रह करना दुनिया को ना राह दिखाने का काम किया। आप देखेंगे हम न कभी झुके किसी के लिए, किसी मतलब किसी के पास, और नहीं हमने कभी झुक कर जीने का प्रयास किया। यही भारत की ना एक प्रकार से पहचान है, क्योंकि भारत आदर्शों पे चलता है और इसीलिए भारत न किसी के सामने झुकता है और न भारत किसी के सामने झुकने का मतलब क्या बोलते हैं ना, भारत किसी के सामने झुकता है और ना कभी इन फ्यूचर झुकेगा, क्योंकि जो आदर्श पे चलता है ना हमेशा वह आदर्शवादी रास्ते ही अपनाने का प्रयास करता है। फिर आप पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि इस कुंभ के जरिए भारत ने यह साफ कर दिया कि वह वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है। अब देखिए कैसे, अब देखिए महाकुंभ को जरा थोड़ा सा विश्लेषण आप करिए, आप पत्र क्या बोलते हैं पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि अलग अलग देशों के लोग एक ही लाइन में बैठ कर ना पूजा करते आपको दिखें। मतलब वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव आपको देखने को नहीं मिला होगा। क्यों? क्योंकि ना सारे लोगों का ना सोच कैसा हो गया, मतलब अध्यात्म तरीके का सोच। देखिए इस प्रकार का यदि सोच इंसानों के अंदर आ जाए तो जो भारत में जो मतलब जाति प्रथा, धार्मिक तौर पे जो भेदभाव, मतलब लोग एक दूसरे के प्रति जो द्वेष का भाव रखते हैं ना वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जो महाकुंभ में देखने को मिला, मतलब एक ही पंक्ति में लोग बैठकर ना पूजा करते दिखे, मतलब यह बताता है कि भारत सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, मतलब ना हम लोग ना पूरे दुनिया के बारे में सोचते हैं। इसीलिए कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी विश्व पूरा एक परिवार है हमारा। इस थॉट को मानकर हम लोग चलने वाले हैं। आप फिर लिखेंगे कि जहां बाकी देश दुनिया में शांति लाने के लिए लड़ रहे हैं, भारत शांति को अपने अंदर रखकर उसे रास्ता बना रहा है। यह एक ऐसा नेतृत्व है जिसने अब दुनिया धीरे धीरे समझ रही है। अब देखिए आप देखिएगा कि भारत अपने मतलब इस प्रकार के प्रयासों से यह समझाने और जताने का मार्ग प्रयास करता है
कि कभी भी किसी भी मतलब मार्ग का मतलब एक प्रकार से विवाद का मतलब झगड़ा युद्ध मतलब समाधान नहीं है। शांति के मार्ग ही दुनिया को बचा सकता है, दुनिया को आगे ले जा सकता है, दुनिया को विकसित कर सकता है। अर्थात भारत ना जिस तरीके का थॉट रखता है कि पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह मानकर चले, अर्थात जो हमारी भावना है कि हम सबको जोड़ कर रखने की, यह दुनिया को कहीं ना कहीं एक प्रकार से आज समझ में आ रही है। फिर इतना लिखने के बाद जब इतने डायमेंशन, हम एक इसका बेहतर निष्कर्ष देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं निष्कर्ष कैसा होना चाहिए। देखिए, महाकुंभ 2025 भारत की आत्मा और विचारों को दुनिया से मिलाने वाला आयोजन था। यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताकत का ऐसा जीता जागता उदाहरण बना, जिसने यह बताया कि भारत की असली ताकत उसकी संस्कृति, सोच और एकता में है। अब देखिए कैसे मतलब हमने मतलब पूरी दुनिया को मतलब एक प्रकार से जोड़ कर और दिखाने का काम किया। तो देखिए, कुंभ ने हमारे जीवन, दर्शन, परंपरा, अध्यात्म को ना दुनिया के सामने रखा। मतलब महाकुंभ ने यह सिखाया कि भारत की शक्ति ना मतलब हथियारों में नहीं, बल्कि ना उसकी अहंकार में है, बल्कि हमारी जो संस्कृति है, सहिष्णुता है, समर्पण में है। मतलब यहाँ से जो मतलब एक प्रकार से थॉट निकलती है शांति का, वह पूरी दुनिया को ना अपने तरफ खींचने का काम करती है। फिर आप लिखेंगे कि यह सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं था, नहीं एक सिर्फ यात्रा, यह एक सांस्कृतिक बातचीत और एक अंतर्राष्ट्रीय बुलावा और एक शांति का मतलब संदेश था। और फिर इतना लिखने के बाद आप एक मतलब और लाइन एक लिखेंगे, मतलब एक पैरा, कि महाकुंभ 2025 ने यह साबित कर दिया कि भारत की असली पहचान उसकी परंपराओं और सोच में है। अब देखिए कैसे है, तो इस आयोजन में जो भक्ति, अनुशासन और जो सेवा दिखी, वह बताता है कि हम कितने गहरे जुड़े हैं अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से। मतलब हमारी भारत की असली पहचान किससे जानी जाती है, मतलब हमारी परंपरा से। अर्थात हमारी ना नस नस में परंपरा जो रची है, बसी है, और हम ना पूरी दुनिया को इसका ना एक प्रकार से रास्ता दिखाने का मतलब हमने काम किया। और फिर आप बताएंगे कि जिसने पूरी दुनिया को मतलब इस आयोजन भारत की सांस्कृतिक ताकत का ऐसा उदाहरण बना, जिसने पूरी दुनिया को एकता, सहयोग और शांति का रास्ता दिखाने का काम किया। और फिर आप एक इसके नीचे आप लाइन लिखेंगे कि जो बिना बोले सिखा दे वही असली गुरु होता है, जो बिना दिखाए राह दे वही सच्चा पथ प्रदर्शक होता है। अर्थात भारत ने कभी दुनिया को ना एक प्रकार से मतलब कड़े शब्दों में नहीं समझाया, बल्कि भारत ने अपनी परंपरा मतलब हम लोग अपनी व्यवहार, परंपरा और विचार से सिखाने का काम किया। कहते हैं ना, जो खुद शांत रहकर दूसरे को राह दिखाए वही सच्चा पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक होता है। और वही हमारी भारत की संस्कृति है, और वही एक प्रकार से ना सच्चा राह दिखाने का काम करता है। अर्थात इसे मतलब अंत करने के दृष्टिकोण से जब शब्दों में बात करें, तो महाकुंभ सिर्फ आस्था का पर्व नहीं, भारत की ना आत्मा का एक प्रकार से उत्सव है। यह दिखाता है कि जब परंपरा और प्रगति साथ साथ चलती है, तब मतलब आप विकास के मार्ग पर ना प्रशस्त होते हैं। तभी यह प्रकार से ना आपके मार्ग मतलब एक प्रकार से अध्यात्म और विकास दोनों को साथ लेकर चलने का काम करता है। तभी ना हमारा सच्चा भारत और बेहतर भारत उभरता है। आप जब इतना लिख देंगे तो आपका ना एक प्रकार से बेहतर यह निबंध हो गया। मतलब आप इसमें सारे डायमेंशन को आपने शामिल कर लिया, और आपका निष्कर्ष भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया। दोस्तों, आप इसे एक बार, दो बार देखकर इसे समझने का प्रयास करिएगा कि इसमें कितने डायमेंशंस का उपयोग हुआ है और किस तरीके से इसे बेहतर लिखा जा सकता है। और आपके लिए मैं एक इसका शॉर्ट नोट्स भी हमने बना दिया था, मतलब शॉर्ट नोट्स। आप इसको एक बार देख लीजिए, जो आपके रिवीजन के लिए ना बेहतर काम आएगा। आप खुद देख लीजिए महाकुंभ 2025 शॉर्ट रिवीजन नोट्स। किसे शॉर्ट में एग्जाम के टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं, जैसे भूमिका हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता हो गया, सांस्कृतिक कूटनीति हो गया, डिजिटल नवाचार हो गया, महिला नेतृत्व हो गया, पर्यावरण पहल हो गया, आर्थिक योगदान हो गया, G20 और वैश्विक नेतृत्व हो गया, सीमाएं हो गया, निष्कर्ष हो गया। अर्थात मैंने इसका एक शॉर्ट नोट्स आपके लिए तैयार कर दिया है, जिसे आप एग्जाम टाइम में ना काफ़ी अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे PDF आपको टेलीग्राम पर मिल सके। और आप हमारे लिए एक मतलब क्या बोलते हैं, आप फीडबैक के माध्यम से यह जरूर बताने का प्रयास करिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारे मतलब क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर लें, और लाइक शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।